गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले के सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम एक नए चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जो कि है प्रकाश एवं ध्वनि। आइए इसे देखते हैं। पहले इसकी कुछ विषय वस्तु देख लेते हैं हम जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है प्रकाश के बारे में देखेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं और प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम तथा छाया, दर्पण, लेंस और सूची छिद्र कैमरा, सूर्य का प्रकाश, प्रकाश का प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव, प्रकाश का अपवर्तन, इंद्रधनुष का बनना, व्यतिकरण, मनुष्य के नेत्र और नेत्रदान के बारे में। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में, कंपन, उसका आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि के प्रकार, प्रतिध्वनि, मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि और मनुष्य कानों से मतलब हमें कैसे ध्वनि सुनाई देती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले प्रकाश के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रकाश का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। ये हम सबको पता है कि प्रकाश जो होती है वो हमारी एक एनर्जी के फॉर्म में ही होती है और प्रकाश के कारण ही हमें कोई भी वस्तुएं दिखाई देती हैं। हम जितनी भी वस्तुएं देख रहे हैं यहाँ अपने आसपास, इवन आपको ये जो वीडियो भी दिखाई दे रहा है वो प्रकाश के कारण ही दिखाई दे रहा है। जब प्रकाश की किरण आपकी आँखों में पड़ेगी और उसके बाद मतलब कोई भी जैसे कि आप मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले क्या होगा कि मोबाइल की जो प्रकाश की किरण है वो मोबाइल पर पड़ेगी। मोबाइल पर पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर आपके आँखों पर जाएगी और इस प्रकार आपको वो ऑब्जेक्ट या ये वीडियो आपको इस प्रकार दिखाई देगा। ये हो गया हमारी प्रकाश की बात। अब देख लेते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। जो वस्तुएं दूसरे के प्रकाश से चमकती है, ठीक है। बहुत सारी मतलब इस नेचर में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी है जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो दूसरे के प्रकाश से चमकती है। सपोज आप कर लीजिए जैसे कि हमने चंद्रमा देखा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा तो खुद के प्रकाश से क्या है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो हम यह कह सकते हैं कि चंद्रमा प्रदीप्त वस्तुओं में आएगा। मतलब जो दूसरे के प्रकाश से चमक रहा है वो चंद्रमा जो है हमारा सूर्य के प्रकाश से चमक रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ये प्रदीप्त वस्तुएं हो जाएगी। अब बात करते हैं दीप्त वस्तुओं की। दीप्त वस्तुएं क्या होती है? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें दीप्त वस्तु करते हैं, ठीक है। मतलब इनमें क्या होता है कि इससे पहले हमने देखा कि उसका स्वयं का कुछ प्रकाश नहीं होता, वो दूसरे पर डिपेंड रहती है। जैसे कि चंद्रमा है हमारा, वो इसके सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है और अभी हम जो देखेंगे वो सारी वस्तुएं की क्या होगी, अपनी एक खुद की प्रकाश होगी, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ये जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण में हम ले सकते हैं जैसे सूर्य है हमारा, विद्युत लैंप है, टॉर्च है, ये सब क्या है, ये अपने प्रकाश से वो हो रही हैं, इसलिए ये सब सारी किस में आ जाएंगी, दीप्त वस्तुओं में आ जाएंगी। और दिन के समय प्रकाश से पड़ने वाली वस्तुओं पर रोशनी परावर्तन के कारण हमारी आंखों में पड़ती है, जिसके कारण हमें दिखाई देती है। यह हमने इससे पहले भी पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ हमें कब दिखाई देता है, जब उस ऑब्जेक्ट पर एक लाइट पड़ेगी और वो रिफ्लेक्ट होकर जब हमारे आइज़ पर आएंगी तो ही हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। अब देखते हैं कि लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि रात्रि में देखने के लिए किसी न किसी हमें प्रकाश स्रोत की ज़रूरत पड़ती है। प्रकाश स्रोत में जैसे आप मान लीजिए कि कुछ देखना है आपको तो टॉर्च या कोई भी एक स्रोत की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा भी है कि हम प्रकाश या रोशनी में ही वस्तुओं को क्यों देख पाते हैं, ये सवाल भी आता ही है। मतलब अंधेरे में हमें कोई भी वस्तुएं नहीं दिखाई देती ना, सब कुछ एक ब्लाइंड सा नज़र आता है, लेकिन वहीं अगर लाइट पड़े तो हम किसी भी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। और रात में हम बिना रोशनी के कोई भी वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। दिन के समय क्या जो होता है ना, प्रकाश में पड़ने वाली जो भी प्रकाश पड़ने वाली वस्तुओं पर क्या रोशनी का क्या होता है, परावर्तन होता है, जिस वजह से वो हमारे आँख में पड़ती है और हमें
दिखाई देती है। लेकिन रात के समय क्या होता है कि रात के समय पूरा अंधेरा है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट पर कोई रोशनी पड़ ही नहीं पाती सूर्य की, जिस वजह से रिफ्लेक्शन का सवाल ही नहीं उठता, और इसी वजह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देती रात के समय। बिना किसी कोई मतलब स्रोत अगर हम ले रहे हैं टॉर्च वगैरह, तो उसकी बात अलग है, क्योंकि हम एक रोशनी दे रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, लेकिन बिना रोशनी के वो हमें दिखाई नहीं देती है। अब देख लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिश किए हुए चमकदार पृष्ठ पर पड़ती है, तब प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर देता है। ठीक है, आप किसी मिरर के कोई ले लीजिए, अगर आपने देखा होगा कि जब भी कांच की कोई स्लेट या मिरर पर कोई भी प्रकाश अगर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, आपको एक किरण ऐसे मतलब आपको ऐसा कुछ किरण जैसा दिखाई देता होगा जाते हुए, जब किसी चमकदार पर पड़ती है। तो आपने कभी बचपन में देखा होगा कि कोई बच्चे ऐसे छोटा मिरर लेके ऐसे कोई दूसरे ऐसे सूर्य के डायरेक्शन में करते हैं, तो सामने वाले के आंखों में पड़ जाता है। ऐसा टाइप हमने किया है या नहीं किया होगा, तो आप ये करना कि कोई भी मिरर लेना और उसे आप सूर्य के प्रकाश में रखना, तो अब आप पाएंगे कि जब उसकी किरण सूर्य के प्रकाश जब उस मिरर में पड़ेगी और उसके बाद आप इसको जिस भी डायरेक्शन में ले जाओगे ना, उस डायरेक्शन में उसकी लाइट जाएगी। ये जो होता है हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है। सॉरी, परावर्तन के कुछ कुछ नियम भी होते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन आपको समझ आया होगा कि कोई भी स्लेट या कोई आप चाहे तो आप मिरर भी ले सकते हैं, कोई भी दर्पण। अब ये सबको पता है कि दर्पण कैसे बनता है। कोई भी हम एक कांच का स्लेट लेंगे, उसके एक तरफ क्या करेंगे, हम एक तरफ उसे सादा ही रहने देंगे और दूसरी तरफ हम उसमें किसी भी चीज़ का क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे हम, तो उससे वो क्या बन जाता है, मिरर बन जाता है। पेंट करने के लिए आप किसी भी चीज़ का, जैसे कि कोई भी ले लीजिए, कोई भी धातु का आप पेंट करेंगे, चमकीली धातु होनी चाहिए, उससे क्या होगा, वो बन जाता है एक प्रकार का मिरर। अब देखते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम को समझने के लिए हम ये डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद ये बात करेंगे कि इसमें क्या कह रहा है, क्योंकि डायग्राम से हमें पूरा समझ आ जाएगा कि क्या कह रहा है। सपोज करिए आप कि ये हमारा मिरर है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, ये हमारा मिरर है। ठीक, ये इसे आप ऐसे ऐसे कर दीजिए नीचे की तरफ, ये हमारी मिरर है। तो इसमें जो होगा ना, एक इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे क्या होता है, मतलब जो भी किरण यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है, परावर्तित हो रही है, ऐसे ये हो जाएगा हमारा इंसिडेंट रे। और उसके बाद ये क्या होगी कि सपोज ये मान लीजिए दर्पण है, इस पर कोई किरण पड़ी, तो किरण पड़ने के बाद किरण एक बार क्या होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, मतलब परावर्तन होगा उसका, और वो किसी दूसरी दिशा में भी सीधी जाएगी। ठीक है, तो इसे ही हम प्रकाश का के नियम में हम लेते हैं इसको, कि कोई भी मिरर पर जब बनती है, ये दो प्रकार की किरण होती है। एक तो जो आपतित होती है किरण, इंसिडेंट रे, और दूसरी क्या होती है, परावर्तित होती है, रिफ्लेक्टेड रे जिसे हम कहते हैं। तो कोई भी दर्पण पर अगर किरण पड़ती है तो वो एक बार सीधी आती है और उसके बाद वो मुड़ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इस तरह से सीधे ना मुड़कर किसी टेढ़े या ऐसे सीधा रह जाती है। ठीक है, इस प्रकार का भी होता है कभी कभी केस में। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि ये जितने कोण पर यहाँ पे जा रही है, सेम उतना ही कोण यहाँ पे भी बन रहा है जब उसका रिफ्लेक्ट हुआ तब। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कोण जो आई है हमारा, वो बराबर होगा कोण आर के। ठीक है, और ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल कोई भी रे है। ठीक है, और कोण आई जो होता है वो मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान ना सदैव बराबर रहता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें जो बात का है, अब वो आपको अच्छे से समझ आएगा। इसमें कहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा अभिलंब एक ही तल में होता है। ये जो हमारी आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और परावर्तक पृष्ठ, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया, मिरर यहाँ पे पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होता है। यहाँ पे जो हमने अभिलंब खींचे हैं ये सब किस में है, एक ही सरफेस में बन रहा है, मिरर पे ही बन रहा है ये सारा चीज़, तो वही कहा है इसमें। और आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, मतलब कोण आई जो है हमारा, कोण आई है और कोण आर जो है, इनकी वैल्यूज हमेशा बराबर रहती है। सपोज करिए कि कोण आई और की वैल्यू, अगर मैंने कहा कि कोण आई की वैल्यू 45 है, तो आप ये ऑब्वियसली बता सकते हैं कि अगर कोण आई की वैल्यू 45 है तो कोण आर की भी वैल्यू 45 डिग्री ही होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा कुछ परावर्तन के नियम देख लिए हमने।
अब आगे हम देखेंगे परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के प्रकार देख लेते हैं। परावर्तन जो होता है विशेषतः 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है हमारा नियमित परावर्तन होता है, दूसरा विसरित परावर्तन होता है और तीसरा पार्श्व परावर्तन होता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि पहला जो है हमारा नियमित परावर्तन, उसमें क्या होता है कि यह परावर्तन सदैव चिकने पृष्ठ पर होता है। ठीक है, नियमित परावर्तन के द्वारा ही प्रतिबिंब बनता है। जो हम देखते हैं ना कि मिरर पे हमको हमारा चेहरा दिखाई देता है या प्रतिबिंब कहें हम, वो नियमित परावर्तन के कारण ही होता है। इसमें चिकने पृष्ठ पर पड़ने वाले आपतित किरण परावर्तित होकर समांतर हो जाती हैं। ठीक है, सपोज करिए कि कोई मिरर है और उसमें आप अपने आप को देख रहे हैं। आपका इमेज किस प्रकार से बनता है कि अगर आपको कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे कि कोई भी एक कांच की स्लेट है, उसके पीछे हम किसी भी धातु की पॉलिश कर दें, चमकीली धातु का, समझ लीजिए सिलिकॉन का ही अगर हम पॉलिश कर दें पीछे, तो क्या हो जाएगा, वहाँ वो एक मिरर की तरह वर्क करने लग जाएगा। लेकिन हमारा उसमें इमेज क्यों बनता है, क्योंकि जब उसमें कोई भी प्रकाश पड़ेगी, ठीक है, तो वो जिस प्रकार अगर मान लीजिए कि ये आपका मिरर है, ठीक, यहाँ पे कोई भी प्रकाश पड़ रही है तो ये क्या होगी, ये अपवर्तित भी होगी और इस तरह से जाएगी। इस वजह से क्या होता है, परावर्तित होकर क्या होगी, समांतर हो जाती है। इस वजह से हमें इसको ही हम नियमित परावर्तन कहते हैं। और नियमित परावर्तन को हम समझने के लिए जिस प्रकार हमारा मिरर में कोई भी हमारा इमेज बनता है, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नियमित परावर्तन का। बात करें अगर विसरित परावर्तन की, तो जब प्रकाश की कोई किरण किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होकर समांतर नहीं होती, ठीक है, पहले केस में हमने क्या देखा कि कोई भी किरण अगर उसमें परावर्तित हो रही है, ठीक है, तो परावर्तित होने के पश्चात वो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाती है। लेकिन विसरित परावर्तन में समांतर नहीं होती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम विसरित परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का विसरण खुरदुरे पृष्ठ जैसे गत्ते पर अनियमितता के कारण होता है। गत्ता आप सबने देखा होगा, उसमें क्या होता है, उसमें जो भी किरण जो होती है ना, परावर्तित होने के बाद जो समांतर नहीं हो पाती, वो जैसे कि आप ऐसे हमारा कांच है, वो उसमें क्या होती है, किरण समांतर हो जाती है, जिस वजह से हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। लेकिन अगर हम गत्ते की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ होता है क्या, गत्ते में हम आर पार देख सकते हैं, अपनी इमेज देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते, ये इसी वजह से है। वहीं अगर बात करें हम पार्श्व परावर्तन की, तो पार्श्व परावर्तन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपने कभी कभी अपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा। कुछ लोगों को ये बातें पता भी होंगी और कुछ लोग इससे अनजान भी होंगे। देखते हैं कि पार्श्व परावर्तन क्या होता है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में जब दायां भाग बायां तथा बायां भाग दायां दिखाई देता है, तब हम क्या कहते हैं, उसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यह परिवर्तन केवल पार्श्व मतलब साइड में ही होता है। पार्श्व का मतलब क्या, आप क्या समझते हैं, अगर पार्श्व का मीनिंग जाने तो इसका मतलब होता है कि साइड में। यह परावर्तन सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, साइड में होता है। जैसे कि कभी कभी दायां हाथ बायां हाथ और बायां हाथ दायां हाथ दिखाई देता है, डायरेक्शन वो होने की वजह, ये सब किस वजह से है, ये पार्श्व और साइड में ही जो परिवर्तन होता है ना, उस वजह से है। इसका एक और एग्जाम्पल आप सब जानते होंगे कि जब हमने हमने सब ने क्या देखा है, एम्बुलेंस देखा है रास्ते में जाते कहीं भी, तो जो रोगी वाहक वाहनों जैसे कि एम्बुलेंस में उल्टा लिखा होता है, ये जो एम्बुलेंस लिखा होता है ना, वो उल्टा लिखा होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जिसके कारण आगे जो आगे चलने वाले वाहन चालक होते हैं ना, उनको वो पार्श्व परावर्तन के कारण सीधा दिखाई देता है। वो एम्बुलेंस जो उल्टा लिखा है एक्चुअल में वो, लेकिन कोई भी आगे वाले जो होंगे ना हमारे वाहन चालक, उनको क्या होगा, वो सीधा दिखाई देता है, ताकि वो उसको जाने के लिए रास्ता दे सके, तभी हमें वो समझ आता है और हम उसे जाने के लिए रास्ता दे पाते हैं। अगर इसको आपने कभी गौर नहीं किया होगा तो आप इसे गौर करना कि ये जो एम्बुलेंस होता है वो हमेशा उल्टा लिखा जाता है और पार्श्व परावर्तन के कारण ही हमें वो सीधा दिखाई देता है। और ये हाथ वाला भी आपने कभी देखा होगा कि दायां हाथ का बायां दिखाई दे, बायां होना, और बायां के दायां, ऐसा टाइप भी शायद आपने दिखाई देता हो, ऐसा आपने कभी महसूस किया हो तो। अब देखते हैं कि हम जानते हैं कि हम बहुत प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ वस्तुओं के आर पार हमें आसानी से दिखाई दे देता है और कुछ वस्तुएं जो इस प्रकार की होती है कि हम उससे आर पार देख ही नहीं पाते हैं। बात हम उन्हीं वस्तुओं की करेंगे। कुछ वस्तुओं में प्रतिबिंब धुंधला, आर पार तथा कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसके आधार पर जो वस्तुएं होती है उनको हम 3 प्रकार में बांटते हैं। पहला जो होता है हमारा पारदर्शी होता है,
सेकंड अपारदर्शी होता है और तीसरा जो होता है पारभासी होता है। ठीक है, तो जानते हैं पारदर्शी के बारे में। इस प्रकार की वस्तुएं प्रकाश किरण को अपने में से होकर जाने नहीं देती है। पारदर्शी वस्तुओं में क्या होता है कि जिसके कारण हमें दूसरी ओर की रखी हुई वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। कोई भी जब पारदर्शी चीज, सपोज कर लीजिए कि हम मिरर है, उसमें प्रकाश की किरण जब पड़ती है ना, तो वो उस किरण को क्या अपने में से होकर जाने नहीं देती। ठीक है, किरण जब भी प्रकाश में पड़ेगा, आपने देखा होगा कि वो क्या होता है, ऐसे अपवर्तित हो जाता है, वो उसको अपने से अंदर जाने नहीं देती है। इस वजह से क्या होता है कि हमें कोई भी उसके दूसरी ओर भी कोई वस्तु अगर रखा है तो वो हमें आर पार दिखाई दे देता है। या आप कभी देखे होंगे कि ऐसे आपने कुछ कांच का टुकड़ा पकड़ा है तो उसमें भी ऐसा होता है कि हम आर पार देख डालते हैं। या कांच का कोई ग्लास है, उसमें भी ये चीज़ देखने को मिलता है हमें। जैसे कि इसमें दिया है शीशा है, पॉलीथीन है, या कोई लेंस है, लेंस ले लीजिए, या कांच के ग्लास ले लीजिए। और कुछ कुछ पॉलीथीन भी ऐसे होते हैं ना, कुछ लेमिनेशन टाइप के, उसमें हमें पूरा क्लियरली दिखाई देता है। कुछ कुछ में नहीं भी देता, लेकिन जो लेमिनेशन टाइप के होते हैं ना, उनमें दिखाई देता है। उसी प्रकार शीशा हो गया हमारा। अब बात करते हैं अपारदर्शी। इस प्रकार की वस्तुओं में क्या अपारदर्शी, मतलब इससे समझ आ रहा है कि पारदर्शी में क्या हो रहा था, हमें आर पार दिखाई दे रहा था, लेकिन अपारदर्शी में हमें आर पार दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार की वस्तुएं प्रकाश के किरण को अपने में से गुजरने नहीं देती है। ठीक है, जिसके कारण दूसरी ओर रखी वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इसमें क्या होता है कि आप देखें, पहले पारदर्शी में हमने क्या पढ़ा कि जो भी प्रकाश की किरण होती है वो प्रकाश को उसमें क्या होता है, एक प्रकार से प्रकाश जाती है फिर अपवर्तित हो जाती है, मतलब अपने में से होकर जाने देती है उसे, तब हमें क्या कोई भी वस्तु दिखाई देता है। लेकिन हम अगर अपारदर्शी की बात करें तो इस प्रकार की वस्तुएं प्रकाश को के किरण को अपने में से गुजरने नहीं देती है, जिसके कारण दूसरी ओर की रखी हुई वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी देखने मिलती होगी जिनसे अगर हम आर पार देखने की कोशिश करें तो वो हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे कि लकड़ी हो गया, धातु हो गया, ये सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें हम कितनी भी कोशिश कर लें कि हम आर पार देख सकें, पर हम आर पार नहीं देख पाएंगे। वहीं अगर हम पारभासी वस्तुओं की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी अगर है ना वस्तु, तो दूसरी ओर रखी चीज़ें क्या होगी, हमें ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, इसमें थोड़ी हमें धुंधली सी दिखाई देगी। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इस प्रकार की वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को जाने दे देती है, इस कारण दूसरी ओर रखी चीज़ें धुंधली दिखाई देती है। इस केस में क्या होता है कि जो वस्तुएं जो भी है ना वस्तु, वो प्रकाश के कुछ किरण को जाने देता है और कुछ को रोक लेता है। ठीक है, कुछ किरण तो सीधा आर पार चली जाएंगी, लेकिन कुछ रुक जाती हैं। इस वजह से हमें क्या होता है, एक धुंधला सा दिखाई देता है। जैसे आपने ट्रेसिंग पेपर देखा होगा, कभी आपने वेव फॉर्म ट्रेस किए होंगे स्कूल टाइम में, तो आपने ये देखा होगा कि ट्रेसिंग पेपर में जो हमें होता है कि कुछ धुंधला सा दिखाई देता है हमें। ये बात हो गई हमारी पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी की। पारदर्शी में क्या होता है कि कोई भी किरण अपने में से होकर प्रकाश को जाने दे देती है, जिसके कारण हमें वो वस्तुएं आर पार दिखाई देती है। अपारदर्शी में नहीं गुजरने देती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती। और पारभासी में क्या होता है कि वस्तुएं के प्रकाश के कुछ भाग को जाने देती है और कुछ भाग को रोक देती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि छाया क्या होता है। छाया आप सब जानते हैं कि जब आप चलते हैं तो आपका एक परछाई की तरह बनता है। ठीक है, उस परछाई को ही हम छाया कहते हैं, अगर हम सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें। आप ले लीजिए, या सपोज कोई भी ठोस वस्तुएं हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उनकी क्या बनती है, एक छाया बनती है। जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तब छाया का निर्माण होता है। अपारदर्शी में आप स्वयं को ले सकते हैं और कुछ कुछ धातु या कुछ ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं। आप अपारदर्शी क्यों कहा गया है यहाँ पे, जैसे कि आप हैं तो आप अपारदर्शी हैं, आपके आर पार हम देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, तो वो क्या हो गया, अपारदर्शी। हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं की ही छाया बनती है। या कोई फ्रेम ले लीजिए, आप कोई भी ठोस वस्तुएं ले लीजिए, गत्ता ले लीजिए, ये सब क्या क्या होता है, छाया बनता है। प्रतिबिंब जो होता है हमारा छाया से अधिक भिन्न, छाया से जो होता है अत्यधिक भिन्न होता है। आपने देखा होगा कि आपका जो आप वाकई में जैसे हैं, छाया आपका एज इट इज सेम टू सेम नहीं बनता, वो बहुत प्रकार से भिन्न होता है।
और छाया जो है हमें केवल पर्दों पर ही दिखाई देता है। पर्दों का मतलब हम ये कह सकते हैं जैसे कि कोई दीवार है या कुछ नीचे अगर है तो मतलब कुछ एक पर्दा जैसा होना चाहिए जिस पर ही वो दिखाए। पर्दे का मतलब आप ये कह सकते हो कि कोई इमारत हो गया, ज़मीन हो गया, कमरा हो गया, ये सब, या दीवार ले लीजिए, इन सब में ही हमें छाया दिखाई देता है। छाया हमें वस्तुओं की आकृति के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे आपका छाया जो है वो आपकी आकृति कैसी है ये बताएगा। किसी हम अगर आपके जगह हम किसी वस्तु को रख दें, अगर वो चौड़ी वस्तु है तो हम उसमें उसकी परछाई में भी हमें वो चौड़ी ही दिखाई देगी, ये कहा गया है, ठीक है। अब जैसे कि छाया में हमें वस्तुओं की आकृति के बारे में पता चल जाता है। वस्तुएं चाहे रंग बिरंगी कोई वस्तु आप देखते हो तो वस्तु कैसे भी हो, सपोज कीजिए कि वस्तु अगर एकदम जैसे आप ही हैं, ठीक है, आपने रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, आप अच्छे से तैयार हुए हैं, लेकिन आपका जो छाया बनेगा वो हमेशा क्या होता है, छाया काले रंग का ही होता है, ठीक है। और छाया तभी बनता है जब कोई प्रकाश स्रोत हम पर पड़े, या आप जब भी कभी छाया बनता है तो लाइट की वजह से ही छाया बनता है, प्रकाश के किरण की वजह से ही। अगर आप अंधेरे में जाएंगे तो आपका छाया दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देता। वही बात कही गई है यहाँ पे। छाया के लिए क्या होता है, प्रकाश स्रोत का होना बहुत ज़रूरी होता है। छाया तभी बन पाएगी जब प्रकाश स्रोत होगा, और जब प्रकाश क्या होता है केवल सरल रेखा में गमन करता है ना, तभी हमारा छाया बनता है, ठीक है। ये बात हो गई। यहाँ पे लिखा भी है कि जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करती है तो ही छाया बनता है, ठीक है। ये तो बात हो गई छाया की। होप ये सब तो ये तो बेसिक है, ये सब आपको पता भी होगा, होप। अब बात कर लेते हैं हम दर्पण की, ठीक है। दर्पण क्या होता है? दर्पण एक चिकना और चमकदार पृष्ठ होता है। चिकना कैसे कि कोई भी कांच होता है, आप देखें कांच में कितनी ज़्यादा चिकनाई होती है, और उसके एक तरफ हम अगर सिल्वर या किसी चीज़ की पॉलिश कर दें तो वो एक दर्पण बन जाता है, ठीक है। दर्पण जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है समतल दर्पण होता है, और दूसरा हमारा गोली दर्पण होता है, ठीक। दोनों अलग अलग हैं। समतल दर्पण मतलब जिसमें हम अपना मिरर देखते हैं ना, जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, वो सब समतल दर्पण में आते हैं। और गोली दर्पण जो है उसका आकार गोल होता है, ठीक है। उस गोली दर्पण के एग्जाम्पल के लिए आप जो लेंस वगैरह हम पढ़ते हैं ना वो सब ले सकते हैं आप। और समतल दर्पण में सिर्फ ये जो हम मिरर देखते हैं वो वाला दर्पण आता है। और गोली दर्पण की बात करें तो उसमें जो आप चश्मा लगाते हैं ना लेंस वाला, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बात करते हैं समतल दर्पण की। समतल दर्पण एक सेकेंड रुकिएगा ना, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ, हम बात कर रहे थे समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है हमारा समतल दर्पण के द्वारा बना, एक मिनट रुकिएगा, समतल दर्पण द्वारा जो बनता है हमारा प्रतिबिंब वो सीधा, आभासी तथा बिंब के साइज का होता है, ठीक है। और जैसे कि आप सब अपना ही एग्जांपल ले लीजिए। आप सब रोज अपना मिरर में अपना फेस देखते होंगे, वो हमें क्या दिखता है? सीधा का सीधा दिखता है हमें, हम जैसे रहते हैं वैसे ही दिखता है। लेकिन ये क्या होता है? हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है। अब ये जान लेते हैं कि हम आभासी और वास्तविक होता क्या है, ठीक है। तो आभासी मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे आप गेम्स खेलते होंगे आप सब, ठीक है। तो कुछ गेम्स हम ऐसे खेलते हैं जो फील्ड गेम होते हैं, मतलब हम बाहर मैदानों में जाकर खेलते हैं। लेकिन वहीं कुछ गेम ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम अपने मोबाइल पर भी खेलते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आप बाहर में कबड्डी या कुछ भी खेल रहे हैं, ठीक है, वो बाहर का गेम हो गया हमारा। लेकिन अगर आप मोबाइल में क्रिकेट या कुछ भी खेल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? बस उसमें एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आप खेल रहे हैं, बट एक्चुअल में आप खेल रहे हैं क्या? नहीं, वो सिर्फ आपका एक्सपीरियंस बेस्ड है, ठीक है। उसी जो एक्सपीरियंस वाला जो होता है ना सॉरी, वही जो जिसको हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो रियल में नहीं होता ना, उसको ही हम आभासी कहते हैं। और जो रियल में होता है, जैसे हम जो गेम बाहर में खेलते हैं वो रियल में हो रहे हैं, हम खुद उसमें वर्क कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, तो वो जो हमारा होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ये तो बात हो गई आभासी और वास्तविक की। अब देखते हैं
कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितने कि दर्पण के सामने से बिंब की दूरी हो। आप खुद देखे होंगे कि जब आप दूर जाते हैं तो आपका जो फेस है जो मिरर में, उसमें परिवर्तन आता है। आप पास आते हैं तो आपको पास में ही दिखता है सब कुछ क्लियर। वहीं आप दूर देखेंगे तो दूर से आपको ऊपर से नीचे आपका पूरा दिख जाएगा। पास में आप जितना एरिया देखना चाहें उतना देख सकते हैं। वही बात इसमें कहा गया है कि दर्पण के पीछे उतने ही दूरी पर बनता है जितने की दर्पण के सामने से बिंब की दूरी रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आभासी प्रतिबिंब क्या होती है और वास्तविक प्रतिबिंब। हमने ये जाना ही कि अभी कि आभासी क्या होता है, वास्तविक क्या होता है, तो उसके बारे में तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जो आभासी प्रतिबिंब होता है ना, जब किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता तो उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी रहते हैं जिसको हम दर्पण द्वारा जो बना हमारा प्रतिबिंब है उसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस टाइप को ही हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब अगर आपका जो इमेज बन रहा है उसको हम अगर आपको कहें कि आप रियल में हमें दिखाओ पकड़ के, या आपका जो मिरर में इमेज बना है उसमें आप पकड़ो या हमें पर्दे में दिखाओ, तो आप ऐसा दिखा पाएंगे क्या? नहीं। तो वो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है। वहीं बात करें अगर वास्तविक प्रतिबिंब की, तो जब किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को हम पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं तो उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब की बात। अब देखते हैं हम अपना एक और टॉपिक है यहाँ पे कि परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तित होना। अभी इससे पहले हमने जाना कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन मतलब कोई भी चीज़, ठीक है, ये मिरर है, सपोज कीजिए इसमें कोई भी किरण अगर ऐसे आपतित हो रही है तो उसके बाद वो जितनी दूरी में मुड़ रही है, जिस दिशा में मुड़ रही है, उसको ही उसका हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो जब आपतित किरण किसी दर्पण पर पड़ती है, ठीक है, तो वो परावर्तित होती है। कोई भी दर्पण है मान लीजिए यहाँ पे, अब इस पर कोई भी किरण अगर पड़ेगी तो वो क्या होगी, आपतित होगी, इस दिशा में भी जाएगी उतनी ही दूर जितनी इस दिशा में गई है, तो उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित होना। या परावर्तित किरण जब किसी अन्य दर्पण पर भी आपतित होती है। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि आप यहाँ पे एक और मिरर रख दिए हैं, ठीक है, उसमें क्या हो रही है, ये किरण आपतित हो रही है, ठीक है, ये ऐसे आपतित हो गई और उसके बाद ये क्या हो रही है, फिर से परावर्तित हो रही है कहीं। ठीक है, ये जो अन्य दर्पण पर भी आपतित होती है जिसके द्वारा क्या होता है, हमें पीछे का भाग दिखाई देता है। ठीक, जैसे कि सपोज करिए आप कभी कभी अगर वहाँ गए होंगे, आप सैलून आप जाते होंगे, या गर्ल्स भी अगर पार्लर वगैरह गई होंगी तो उन्होंने कभी देखा होगा कि जब उनको अपने पीछे का हेयर कट देखना रहता है तो उन्हें एक और जो होता है हमारे पास मिरर, उसको देते हैं शॉप वाले, और उस मिरर को रखते हैं हम, जिससे हमें हमारा पीछे का जो भी हेयर स्टाइल रहता है वो हमें क्लियरली दिखाई देता है। ये किस वजह से होता है, एक किरण तो ऑलरेडी उसमें पड़ रही है, ठीक है, जो बड़ा वाला मिरर उन लोग के शॉप में रहता है उसमें ऑलरेडी किरण आपतित हो रही है, उसके बाद परावर्तित हो रही है। ठीक है, लेकिन वही परावर्तित होने के बाद क्या हो रही है, जो आपको छोटा मिरर दिया गया है ना उसमें आपतित हो रही है, जिसके कारण कि आपको पीछे का भाग जो है दिखाई देता है, जिसको हम सीधे नहीं देख, जिसको अगर हम सीधा आपको कहें कि आप अपना देख लीजिए कि सीधे आपके बाल कैसे हैं, तो आप कितना भी मोड़ने की कोशिश करें आप देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। वही बात इसमें कही गई है। अर्थात दो दर्पणों के परावर्तन द्वारा हम उन वस्तुओं को देख सकते हैं जिन्हें हम सीधे नहीं देख पाते। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आपको पीछे है और आपको उसको सीधा देख पाना, बैक साइड देख पाना पॉसिबल नहीं है, तो आप उसे दर्पण को उसी प्रकार से देख सकते हैं। ये होता है हमारा परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तित होना। ठीक है, इसी प्रकार आपने देखा होगा कि कुछ मतलब पेरिस्कोप का उपयोग जैसे पनडुब्बियों या टैंकों या बंकरों में पीछे जो सैनिक द्वारा बाहर की वस्तुओं को आसानी से देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो सैनिक छुपे हुए होते हैं ना, जैसे कि कोई भी पनडुब्बी है, टैंक है, बंकर है, इसमें जो सैनिक छिपे हुए होते हैं ना, उनके द्वारा, सैनिक के द्वारा बाहर की वस्तुओं को आसानी से देखा जाता है, इसमें कि बाहर क्या चल रहा है, कौन है, क्या क्या है, ये सब देखने के लिए ना सैनिक इसी परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तित वाले ही यूज़ करके ही वो देख पाते हैं कि पीछे जो भी है वस्तुएं देखनी हो, या आपको भी कभी ऐसा कंडीशन आए तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं।
ये हमने वही लिखा है कि इसी प्रकार पारदर्शियों पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों और बंकरों में छिपे हुए सैनिक द्वारा बाहर की वस्तु आसानी से देखने में किया जाता है। ठीक है, अब ये है हमारा जिसमें हमने अभी पढ़ा ना कि किस प्रकार से किसी भी चीज़ का हमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसकी ये एक इमेज है। इस इमेज से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए, ये आपकी कोई ऑब्जेक्ट है, एक सेकंड रुकिएगा, ये आपकी कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या होगी, इसमें की एक किरण गई मान लीजिए, फिर इसमें की एक किरण गई। ठीक है, वो एक किरण क्या हुई, यहाँ से परावर्तित होने के बाद यहाँ से क्या हुई, अपवर्तित हुई, फिर आपके आँखों में गई। यहाँ से भी एक किरण अपवर्तित हुई, आपकी आँखों में गई। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये आपकी आँखों में गई, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगी, फिर ऐसे परावर्तित हो गई यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों जो आपके आँखों में यहाँ से कोई भी किरण परावर्तित हुई, ठीक है, यहाँ से अपवर्तित हुई, अब ये अपवर्तित किरण जो दोबारा इधर जा रही है उसको आप अगर डॉटेड लाइन में मिलाएं, ठीक, इसे हम क्लियर करते हैं ताकि आपको समझ आए। ये जो हमारा आपका ये सरफेस पे जो आया है उसको आप डॉटेड डॉटेड करके अगर मिलाएं ना, तो एक बिंदु ऐसा भी आएगा जिस पर ये दोनों एक दूसरे को कट करेगी। एक पॉइंट हमारा ऐसा भी आएगा कि ये डॉट 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 होके जाती हुई ना एक बिंदु पर कट करेगी। तो जिस बिंदु पर कट करेगी ना वहाँ पे ही हमें उस चीज़ का इमेज दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये यहाँ से इसकी कोई भी दो किरण परावर्तित हुई, यहाँ से उसका आइस की ओर अपवर्तन हुआ है, अपवर्तन के बाद अगर ये फिर से इधर आई इस प्लेट के तरफ, और अगर प्लेट के से हम यहाँ से डॉटेड डॉटेड लाइन में इसे दोनों तरफ आगे बढ़ाएं तो एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा जहाँ पर ये बिंदुएं आपस में एक दूसरे को कट करेगी। ठीक है, कटान बिंदु होगा जो, वहीं पे ही हमारा इमेज बनेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज इसीलिए बनता है। तो ये जो हमारा ये प्लेन मिरर है, और उसी तरह ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्योंकि यहाँ से जो भी किरण पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। और यहाँ पे जो ये हमारा हमने इससे पहले पढ़ा है क्या, आपतन कोण और परावर्तन। आपतन जो होता है हमारे, जिसे हम इंसिडेंट कहते हैं, इसी वजह से यहाँ पे थीटा आई हो जाएगा, और रिफ्लेक्टेड मतलब परावर्तन की वजह से यहाँ पे थीटा आर हो जाएगा। ठीक है, और इनके बीच की दूरी को हमने माना है ये डी ओ है और ये डी आई है, ऐसा हमने माना है। ठीक है, अब आपको समझ आ ही गया होगा कि किसी भी चीज़ का हमें इमेज किस प्रकार से दिखाई देता है। कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से उसका कोई भी प्रकाश आपतित होता है, उसके बाद वो परावर्तन होकर हमारे आँख की तरफ आता है, फिर वो इस तरह से अगर उसे पीछे की ओर आगे हम बढ़ाते हैं तो हमें उस चीज़ का इमेज प्राप्त होता है। होप आपको ये समझ आया होगा अभी तक हमने जितना पढ़ा। अब हम बात करेंगे बहुप्रतिबिंब की। बहुप्रतिबिंब क्या होता है, एक दूसरे से किसी कोण पर दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंब बन सकते हैं। जबकि एक दूसरे से किसी भी कोण पर अगर बहुत सारे हम दर्पण रखे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे प्रतिबिंब हमें दिखाई दे सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि कोई रूम है और उसके चारों ओर आपको दर्पण ही दर्पण दिख रहे हैं, तो आपको सब जगह वो एक कोण पर बन रहे दर्पण होते हैं जिसकी वजह से हमें हमारा इमेज दिखाई देता है। लेकिन हम अगर कोई भी दो समांतर रखे हुए दर्पणों पर कहें कि उसमें हमें हमें हमारा बहुत सारा इमेज दिखाई दे, तो ऐसा होगा क्या, ये बिल्कुल संभव नहीं है। अगर समांतर पर है दर्पण तो हमें केवल वहाँ पे एक ही प्रतिबिंब दिखाई देगा, केवल एक ही प्रतिबिंब हमें वहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन अगर बहुत सारे किसी कोण पर दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंब भी बन सकता है एक दूसरे से, अगर किसी कोण पर हम रख दिए हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि 90 डिग्री पर रख दिए आप, या 180, एक निश्चित कोण में आप अगर बहुत सारे दर्पणों को रख दिए हैं तो वहाँ पर आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई दे सकता है, एक या एक से अधिक। जितना भी आप दर्पण का यूज़ करेंगे उतना प्रतिबिंब आपको दिखाई दे देगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है बहुमूर्तिदर्शी या क्लाइडोस्कोप कहते हैं, जिसे हम क्लाइडोस्कोप क्या होता है, क्लाइडोस्कोप का जो यूज़ होता है ना वो बहुत डिज़ाइन और डिज़ाइनों के पैटर्न्स बनाने में किए जाते हैं। इसके यूज़ क्लाइडोस्कोपिक बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एक या एक से अधिक प्रकार का मिरर के टुकड़े ले लीजिए। ठीक है, किसी भी शेप का मिरर ऐसे ले लीजिए आप,
2 या 2 से अधिक, और उसको आप कई प्रकार के शेप में जमा दीजिए। उसके बाद दो कार्डबोर्ड ले लीजिए और एक छोटे छोटे मतलब स्फेरिकल वाले और मिरर ले लीजिए 2 प्रकार के। उसके बाद अगर उसमें आप छोटे छोटे चूड़ी के जो होते हैं हमारे, उसके टुकड़े डाल दीजिए, या कोई भी रंगीन बॉल्स हैं आपके पास छोटे छोटे, तो आप उनको अगर डाल देंगे ना तो आपको उसमें बहुत प्रकार से उसके शेप्स दिखाई देंगे, ठीक है, बहुत सारे पैटर्न दिखाई देंगे। यही जो हमारा होता है क्लाइडोस्कोप होता है, इसे ही हम क्लाइडोस्कोप कहते हैं। जब हम एक या एक से अधिक प्रकार के दर्पण का स्लाइड ले लें और उसको हम किसी कार्डबोर्ड की हेल्प से उसमें कुछ कुछ रंगीन चूड़ियाँ या कुछ डाल के एक ऐसा मतलब ऐसे डिज़ाइन करें, तो उसमें क्या होता है, हमें बहुत प्रकार की आकृतियाँ या पैटर्न दिखाई देते हैं। इस पैटर्न के लिए ही क्लाइडोस्कोप जाना जाता है, ठीक है। बहुलित परावर्तन के कारण क्लाइडोस्कोप में सुंदर पैटर्न बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि कोई भी चीज़ एक बार परावर्तित हो रही है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें एक से अधिक बार परावर्तन होते रहेगा, क्योंकि हमने बहुत सारे स्लाइड्स यूज़ किए हैं, तो ऑब्वियसली उसका परावर्तन एक से अधिक बार होगा। बहुलित परावर्तन के कारण ही क्लाइडोस्कोप में सुंदर पैटर्न दिखाई देते हैं। इसका उपयोग करते हैं हम दीवारों और कागज़ या टेक्सटाइल डिजाइन, मतलब जो टाइल्स वाला बिजनेस होता है ना, उसमें किया जाता है। नए नए पैटर्न की हम कल्पना कर सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, आपने अगर क्लाइडोस्कोप बनाया, ठीक है, उसके बाद उसमें वो जो चूड़ियाँ आपने रंगीन रखी है, आप हर बार उसको ऐसे चेंज कर करके अगर देखते जाएंगे ना, तो आपको हर बार एक नया पैटर्न दिखाई देगा उसमें। इसलिए इसका उपयोग ना पैटर्न की कल्पना करने के लिए भी किया जा सकता है। होप आपको हमारा आज का सेशन पूरा समझ आया होगा। जितनी भी बातें हमने प्रकाश के बारे में की और जानी कि लाइट में क्या होता है, किस प्रकार से हमारा प्रतिबिंब बनता है, हर एक चीज़ हमने जाना, आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर बताइए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।